कहानी का ये 10वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। जीने की वजह बन चुकी है वो मेरी। विराट ने जैसे ही कहा सिया को लगा जैसे धरती हिलने लगी है। वो विराट से कुछ बोल पाती तभी उसने एक गुस्से भरी आवाज सुनी। अच्छा, तो ये सब चल रहा है यहाँ। सिया ने मुड़ कर देखा तो उसकी माँ सरिता जी पीछे हाथों में सब्जी का झोला पकड़े खड़ी थी। माँ आप। सिया के बच्चे कुछ होश उड़ाने के लिए ये काफी था। उसने मुड़कर सामने विराट को देखा जो नासमझी से दोनों को देख रहा था। वहीं सिया की माँ विराट को, माँ। सिया कुछ बोलने का प्रयास करती उतने में ही उसकी माँ बोली, ये सब कब से चल रहा है माँ? वो तुम गलत। सिया की जुबान लड़खड़ा गई तो उसकी माँ फिर टपकते हुए बोली, अगर अब की बार एक भी शब्द झूठ बोला ना तो देख लेना फिर तो। उनका लहजा इतना गुस्से वाला था कि सिया के साथ साथ विराट की भी एक पल के लिए आंखें डर के मारे फैल गई। सिया ने लार निकलते हुए कहा, घर पर समझाती हूँ तुम्हें, तू समझाएगी मुझे? माँ ने आंखें निकाल कर उसे घूरा तो सिया ने आंखें मीच ली और अब की बार विराट बीच में पड़ते हुए बोला, एक मिनट आंटी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सिया जी की माँ है ना? सरिता जी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा और वो बोली, इतनी जल्दी भूल भी गए बेटा मुझे? सरिता जी अब थोड़ा मेल जोल बढ़ाते हुए बोली तो विराट ने पूछा, आप किसकी बात कर रही हैं? तुम्हारी और किसकी? वो बोली तो सिया अब की बार बीच में जोर से बोली, माँ ये अभिजीत नहीं है। अभिजीत नहीं है तो क्या उसका भूत है? बोलते हुए सरिता जी ने सिया को घूरा और फिर विराट को देखकर हंसते हुए बोली, इसको भी हर वक्त मजाक सोचता है। एक मिनट आंटी। विराट ने उन्हें टोका और वो सिया की ओर देखते हुए बोला, मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है। अरे वही तो मैं कब से समझा रही हूँ। सिया अब झल्ला कर विराट का सहारा लेकर बोली तो सरिता जी दोनों को बारी बारी देखते हुए बोली, मतलब क्या है तुम दोनों का? मैं बताता हूँ, विराट ने कहा। मेरा नाम विराट है और मैं यहीं जयपुर का रहने वाला हूँ। सरिता जी को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ और उन्होंने सिया की और हैरानी से देखा तो उसने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन ऐसे कैसे? सरिता जी कुछ बोलने को ही कि अब सिया ने बीच में ही उन्हें रोकते हुए कहा, ये मेरा पेशेंट है। पेशेंट? उन्हें ये सुनकर भारी हैरानी हुई तो सिया बोली, और ये कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं इसलिए मुझसे कंसल्ट करने के लिए बुलाया है। कॉफी शॉप में? सरिता जी ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा तो सिया बोली, हाँ, क्योंकि आज आरोही मैम के क्लिनिक में बड़ी भीड़ लगी थी और इन्हें अर्जेंट था। सरिता जी बिना कुछ बोले बस विराट को बार बार देख रही थी जिससे वो भी असहज हो रहा था। विराट, मेरी माँ तुम्हें देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई क्योंकि तुम्हारे जैसे ही एक और दोस्त है मेरा, अभिजीत, जो मुंबई में रहता है। सिया ने ये बात बड़ी ही सहजता से कही जैसे आमतौर पर लोगों का थोड़ा बहुत चेहरा या व्यवहार मिलने पर बोला जाता है। इसलिए विराट ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, होता है। वही तो। सिया भी मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई और बोली, विराट अभी मैं निकलती हूँ, बाकी सब मैं तुम्हें फोन पर बताती हूँ, ओके? विराट ने भी अब उसे उसकी माँ के साथ देखकर रोकना उचित नहीं समझा और वो भी उठ खड़ा हुआ। सिया अपनी माँ को लेकर जैसे ही घर पहुंची तो सरिता जी अब भी खोई हुई थी। माँ। सिया ने उन्हें आवाज लगाई तो वो होश में आई और बोली, क्या? ज्यादा मत सोचो। सिया ने जैसे ही कहा तो वो उसे देखते हुए बोली, सिया, ये पक्का अभिजीत ही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि? माँ, वो खींचते हुए बोली, मैंने अच्छे से मालूम किया वो दोनों ही अलग अलग इंसान हैं, लेकिन इतनी शक्ल मिलना? वो बड़ी हैरत में थी तो सिया बोली, मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था लेकिन फिर मालूम चल गया कि दोनों अलग हैं। सरिता जी कुछ नहीं बोली तो सिया बोली, अच्छा, अब सोचना बंद करके कुछ खाने को बनाइए, बहुत भूख लगी है। हम्म। वो हामी भरते हुए किचन की ओर बढ़ी, लेकिन उनके मन में गुलगुला रहा शक उन्हें चैन से नहीं बैठने दे रहा था। इसलिए उन्होंने तुरंत ही मालती जी को फोन मिला दिया। इधर मालती जी भी बड़ी गहरी सोच में बैठी हुई थी। जब से सार्थक सलोनी का रिश्ता लेकर आया था वो ना तो उसे हाँ बोल पा रही थी और ना ही ना कर पा रही थी।
अभिजीत की अब तक सलोनी में कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही थी और साथ ही वो काम में इतना उलझा हुआ था कि ना तो उसका घर आने का कोई समय निश्चित था ना ही जाने का। इसलिए वो उससे कोई बात भी नहीं कर पा रही थी। उतने में ही उनके फोन की घंटी बजी। फोन पर सरिता जी का नाम देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराकर फोन उठाते हुए बोली, सरिता, कैसी है? कितने दिनों के बाद याद किया? मालती जी बोली, हाँ दीदी, थोड़ी व्यस्त हो गई थी। मालती जी ने कहा, कोई बात नहीं, सिया कैसी है? सरिता जी बोली, एकदम बढ़िया है। और अभिजीत? मालती जी ने जवाब दिया, वो भी मजे में है। सरिता जी ने पूछा, अभी अभिजीत किधर है? मालती जी बोली, काम पर गया है। तो सरिता जी ने पूछा, कब आएगा? मालती जी ने जवाब दिया, शाम में या रात तक। मालती जी की बात सुनकर सरिता जी अब सोच में पड़ गई। इतनी जल्दी तो पहुंचना संभव नहीं, तो इसका मतलब सिया सच बोल रही थी। क्या हुआ? मालती जी ने पूछा तो सरिता जी की तंद्रा भंग हुई और वो बोली, नहीं, कुछ नहीं। आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछना। सरिता जी बोली, आपका अभिजीत इकलौता ही है ना? जैसे ही उन्होंने पूछा तो मालती जी पर जैसे कोई बम गिरा हो। वो बोली, हाँ, क्यों? नहीं, मतलब आपको पक्का यकीन है ना कि आपको एक ही बेटा हुआ था? सरिता जी के पूछने पर मालती जी घबरा गई। उनके माथे पर पसीना उभर आया और वो अपने हाथ से उसे पोंछते हुए बोली, ऐसा क्यों पूछ रही है? तो सरिता जी बोली, नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। उनको असहज होते देखकर सरिता जी ने बात संभाली, लेकिन ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे, और वो भी अचानक? उनके मन में भी अब अचानक से इस बात के लिए आए सरिता जी के फोन ने हलचल मचा दी थी। सरिता जी बोली, अरे ऐसी कोई बात। सरिता, मालती जी के टोकते ही सरिता जी बेबस हो उठी और बोली, आज सिया के साथ एक लड़के को देखा, हो बहू अभिजीत जैसा। पहले मुझे लगा वो अभिजीत ही है, लेकिन फिर जब उससे बात की तो मालूम चला कि वो कोई और था। लेकिन मैंने इतनी ज्यादा किसी की आज तक शक्ल मिलते नहीं देखा दीदी, जुड़वा बच्चों की भी नहीं। लगा जैसे एक ही का अक्स हो दूसरा। मालती जी उनकी बात सुनकर चिंता में आ गई और बोली, जयपुर में ही? हाँ, बोला तो यही है कि जयपुर का रहने वाला है। उम्र क्या होगी? उन्होंने पूछा तो सरिता जी बोली, बिल्कुल अभिजीत की उम्र। वही चेहरा, वही कदकाठी, वही नाक नक्श, बिल्कुल हूबहू। मालती जी का दिल जोर से धड़कने लगा और वो बोली, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी। सरिता जी बोली, नहीं दीदी, हो ही नहीं सकता। बल्कि सिया को भी पहले वो अभिजीत ही लगा था, लेकिन बाद में उसे भी मालूम चला। उन्होंने कहा तो वो खामोश हो गई। दीदी, सरिता जी ने उन्हें जगाया तो वो होश में आते हुए बोली, मैं बाद में फोन लगाती हूँ तुझे। सरिता जी कुछ बोलती उससे पहले ही मालती जी ने फोन काट दिया और उनकी आंखों में अनजाना डर आ गया। वो जाकर एक तस्वीर के सामने खड़ी हो गई और बोली, अभिजीत के पापा, ये क्या हो गया? तुम तो चले गए, लेकिन अब अगर अभिजीत मुझे छोड़ गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। बोलते हुए वो फपक कर रो पड़ी। इधर जयपुर में विराट जैसे ही घर लौटा, सामने देखकर उसके कदम चलते चलते धीमे हो गए। सामने बैठे उस शख्स को देखकर उसकी आंखें विस्मय से भर उठी और वो बिना आवाज के होठों को हिलाते हुए बोला, विहान। विहान भी उसे देखकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कुछ पल उसे देखता रहा। ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने विराट खड़ा है। अब आप लोग एक दूसरे को देखेंगे ही या कुछ बोलेंगे भी? वेदांत ने बीच में ही मुस्कुराते हुए कहा तो दोनों उसे देखकर फिर से एक दूसरे को देखने लगे। अब तक नाराज है? विहान ने पूछा तो विराट ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, नाराज तो तू था, एक बार जो गया मुड़कर भी नहीं देखा मुझे। अकल पर पत्थर जो पड़ गए थे? विहान ने मुस्कुराकर कहा तो विराट उसके बिल्कुल पास आकर बोला, एक ही शहर में होकर भी तुझसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। इतना दूर हो गया था मुझसे। तेरी नाराजगी से बहुत डर जाता था मैं। आकर तो थप्पड़ लगाता मुझे। विहान ने कहा तो विराट भावुक हो उठा और अपने हाथ उठाकर उसे गले लगाने की कोशिश की और फिर घबराहट के मारे एक बार फिर उसने अपने हाथ पीछे खींचने चाहे कि तभी विहान ने उसके हाथों को थाम लिया।
विराट ने उसे आश्चर्य से देखा, लेकिन विहान ने मुस्कुराकर उसे अपने गले से लगा लिया। विराट ने भी उसे कसकर गले लगा लिया और दोनों की आंखें नम हो गई। बरसों बाद दोनों दोस्तों का मिलन हुआ था। बहुत याद आई तेरी, विराट ने अपनी भीगी आवाज में कहा तो विहान बोला, मुझे भी। क्यों दूर चला गया था मुझसे? विराट का जैसे अपनी भावनाओं पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहा था। अपने सबसे अच्छे दोस्त के गले लगकर वो आज बेहद सुकून महसूस कर रहा था। उसके जाने के बाद आया तन्हापन जैसे पल भर में भर गया हो। अब आ गया ना? विहान ने उसे संबल दिया तो विराट बोला, अब मत अकेला छोड़ना। अब तुम्हें कोई अकेला नहीं छोड़ेगा विराट। दोनों के मिलन के बीच यशवंत जी की आवाज आई तो दोनों एक दूसरे से दूर होकर उन्हें देखने लगे। विहान ने उनके पास आकर उनके पैर छुए तो वो बोले, कितना वक्त लगा दिया बेटा, कॉलेज के बाद इतने सालों बाद आज तुम्हें देखा। क्या करूं अंकल, परिस्थितियां ही ऐसी थी, विहान ने कहा तो उन्होंने उसे बड़े प्रेम से बैठाया और उसके साथ विराट को भी। अचानक से उसकी जिंदगी में हर तरफ प्रेम वर्षा होने लगी थी। सभी का अपने प्रति इतना सौम्य व्यवहार देखकर उसे एक बार फिर से सिमरन की याद आने लगी। और बेटा पापा कैसे हैं? यशवंत जी ने पूछा तो विहान बोला, जी अच्छे हैं, बस अभी थोड़ा, समझता हूँ, न्यूज़ में देखा मैंने, ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी के केस का एक बार फिर से खुलना। उन्होंने कहा तो विहान बोला, हर बार बस यही तो होता है अंकल, पूछताछ होती है, कमेटी बैठती है, पापा परेशान होते हैं और फिर सब ठप हो जाता है। इससे अच्छा कम से कम हमें सुकून से रहने दें। कोई बात नहीं बेटा, जल्दी ये सब पूरा हो जाएगा और विजेंद्र जी भी फिर से बिजनेस में सक्रिय हो जाएंगे, उन्होंने उसे ढांढस बताया। वैसे इस बार अकेले नहीं आए हैं भैया, खुशखबरी के साथ आए हैं। गंभीर माहौल देखकर वेदांत ने एक बार माहौल हल्का करने का प्रयास किया तो यशवंत जी और विराट ने चौंक कर विहान को देखा। जी वो सगाई है मेरी बीस को। जैसे ही उसने कहा तो सभी के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। सच में? विराट ने खुशी से पूछा तो विहान ने कहा, पूछेगा नहीं किससे? किससे? विराट ने ना समझी से पूछा तो वो बोला, रीतिमा से। विराट की हैरानी और बढ़ गई और खुशी दोगुनी हो गई। वो बोला, सच? विहान ने मुस्कुराकर हामी भरी तो यशवंत जी भी खुशी से बोले, बधाई हो बेटा। ऐसे नहीं अंकल, आकर बधाई देनी होगी। उसने हक के साथ उन्हें निमंत्रित किया तो वो बोले, बेटा 20 को तो मुझे काम से शहर से बाहर जाना है, लेकिन मैं शादी में जरूर आऊंगा। विराट और वेदांत? विहान ने दोनों की ओर देखा तो विराट बोला, पूछने की बात ही नहीं है। अब जब तू आ गया है तो मैं तेरी खुशी में शामिल होने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगा। विहान मुस्कुरा गया तो यशवंत जी बोले, जल्दी ही तुम्हें भी विराट की खुशी में शामिल होने आना है? मतलब? विहान ने हैरानी से उनकी ओर देखा तो वो बोले, बस हम भी विराट की सगाई जल्दी ही करने वाले हैं। विराट की सगाई? मतलब? विहान थोड़ा असमंजस में विराट और यशवंत जी को देखने लगा तो वो बोले, अरे भाई तुम्हारी जनरेशन के बच्चे खुद ही साथी पसंद करते हैं। विराट ने भी अपनी पसंद से ही लड़की चुनी है। विहान हैरानी से विराट को देखने लगा और विराट उससे कुछ बोलता उससे पहले ही यशवंत जी बोल पड़े, और वास्तव में बहुत अच्छी बच्ची है सिया। सिया के नाम ने अब तक विराट के मन में पल रहे सिमरन के नाम के ख्वाब को पल भर में तोड़ दिया। अकेले में वो शायद विहान से सच नहीं छुपाता, लेकिन यशवंत जी के सामने वो खामोशी से बैठा रह गया। मौके का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए वेदांत बोला, अरे भाई, क्यों ना आप विहान भैया की सगाई में सिया जी को भी अपने साथ ले जाओ, वो भी उनसे मिल लेंगी। विराट उससे इनकार कर पाता इससे पहले ही विहान बोल पड़ा, ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या? अब तो तुम्हें भाभी के साथ ही आना है। लेकिन विराट के कुछ बोलने से पहले एक बार फिर विहान बोल पड़ा, या फिर एड्रेस दे, मैं खुद कार्ड देकर आऊंगा। अरे नहीं नहीं, विराट ने बात बढ़ती देखकर उसे बीच में रोकते हुए कहा, वो ऐसे ही आ जाएगी, बस उसका स्केड्यूल थोड़ा, डॉक्टर है ना। वेदांत ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा तो विहान बोला, अरे तो छुट्टी वाला दिन है, उस दिन तो आ ही सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल आ सकती है।
वेदांत ने विराट के पहले हामी भर दी, जिस पर विराट ने उसे घूरा, लेकिन उसने विराट की तरफ देखा ही नहीं। फिर दे रहा। अब आप सगाई में आ रहे हैं, मैं इंतजार करूंगा, बोलते हुए विहान उठ खड़ा हुआ। विराट भी उसे विदा करने के उद्देश्य से उठा और दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगाया। विहान के आने से उसे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन एक नई मुसीबत भी साथ में गले आ लगी थी, और वो थी विहान की सगाई में सिया के साथ शामिल होना। इस नए झमेले ने फिलहाल उसके मुंबई जाने के प्लान पर पानी फेर दिया था। जितना विराट परेशान था, उतना ही वेदांत खुश। उसके खुराफाती दिमाग में अलग ही योजनाएं जन्म ले रही थी। इधर मुंबई में संजीव चतुर्वेदी को घर से बाहर निकलते ही मीडिया की भीड़ ने घेर लिया था। सिर्फ एक बयान जो कि अब भी अधूरा था। उसने उसके घर के बाहर मीडिया और रिपोर्टर्स का सुबह से जमावड़ा लगा दिया था, जिसमें अभिजीत का न्यूज चैनल भी शामिल था। लेकिन अभिजीत नहीं। सर सर सर, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 3 सालों से गायब मॉडल शनाया अचानक से सामने आ गई और आपको अपनी हालत का जिम्मेदार ठहरा रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? रिपोर्टर्स ने उसे घेरते हुए कहा तो वो आगे बढ़ते हुए बोला, ये सब पहली दफा नहीं है। कई लड़कियों को जब इंडस्ट्री में ब्रेक नहीं मिलता है तो वो अक्सर किसी बड़े और फेमस इंसान का इस तरह नाम लेती हैं। आप सब भी जानते हैं ये बात। तो आप कहना चाहते हैं कि शनाया झूठ बोल रही है और आपका उनसे कोई संबंध नहीं है? मैंने तो उस लड़कियों को अभी देखा भी नहीं, और अगर मिला भी हूं तो उस जैसी कई स्ट्रगल लड़कियां रोजाना स्टूडियो में आती हैं अपना पोर्टफोलियो लेकर। सभी को याद रखना तो नामुमकिन है, संजीव चतुर्वेदी ने अपने ही अहंकारी लहजे में कहा। तो रिपोर्टर्स ने पूछा, लेकिन सर, शनाया एक सफल मॉडल और पॉपुलर पब्लिक फिगर रही है। होगी। जब तक मैं किसी को नहीं जानता, वो मेरे लिए पॉपुलर फिगर नहीं हो सकते, संजीव चतुर्वेदी ने कहा और आगे बढ़कर अपनी गाड़ी में बैठ गए। सर, आखिरी सवाल। शनाया ने आप पर प्रेम प्रसंग में फंसाने का आरोप भी लगाया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कल को सड़क किनारे कोई भी सिग्नल पर खड़ी औरत कहेगी कि वो मेरी माँ है, तो आप भरोसा कर लेंगे? नहीं ना। मेरी फैमिली पिक से लेकर सब आप जानते हैं, फिर भी इस तरह के सवाल? संजीव चतुर्वेदी ने सिरे से शनाया के आरोपों को खारिज कर दिया। तो आपका कहना है कि ये पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है? एक ने पूछा तो वो बोला, अब आप लोग खुद ही समझदार हैं, इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वो लड़की मेरे ऑफिस आकर काम मांगती तो शायद कुछ बात बन भी जाती, लेकिन जिस तरह का उसने हथकंडा अपनाया है, उसके बाद उसे निगेटिव पब्लिसिटी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। यह कहकर संजीव चतुर्वेदी ने ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा कर दिया। रिपोर्टर्स की भीड़ को पीछे छोड़कर उनकी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। इधर शनाया के पास अभिजीत और मंजीत मौजूद थे और सामने लैपटॉप पर चल रही खबरों को शनाया एक टक देख रही थी। दर्द की लहर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। शनाया, आराम कर लो, मंजीत ने कहा, लेकिन शनाया एक टक स्क्रीन को देखते हुए बोली, एक काम करोगे? मंजीत और अभिजीत उसे गौर से देख रहे थे और उसके दिमाग में जो चल रहा था वो सब की सोच से परे था। शनाया ने अभिजीत और मंजीत को कुछ बताया और दोनों वहां से निकलकर शनाया के फ्लैट पर आ गए। अभिजीत और मंजीत दोनों ही शनाया के फ्लैट में कुछ ढूंढ रहे थे। मंजीत इधर उधर देखते हुए बोला, सामान तो कुछ भी नहीं है यहाँ, तो फिर कहाँ रखा होगा? अभिजीत भी फ्रिज के आगे पीछे देखते हुए बोला, वही तो ढूंढने आए हैं, ढूंढिए। मंजीत ने एक नजर उस पर डाली और सर हिलाया, मानो चिढ़ा हो कि अगर बात शनाया की नहीं होती तो वो इस अड़ियल से रिपोर्टर की कभी नहीं सुनता। लेकिन सब दिन एक से कहाँ होते हैं? जो रिपोर्टर उसके इर्द गिर्द घूमते हुए उससे बात करने के लिए समय मांगते रहते हैं, उन्हीं में से एक उसे आदेशित करता जा रहा था और उसकी मजबूरी थी उस अड़ियल रवैये वाले सन की रिपोर्टर की बात मानना। सो एक बार फिर से वो चारों कोनों में देखने लगा। सब तरफ देखते हुए एकाएक अभिजीत की नजर एक पर्दे पर पड़ी। उसने आगे बढ़कर उस पर्दे को हटाया तो सामने एक छोटी सी अलमारी थी जो खस्ता हालत में थी।
उस पर धूल ऐसी जमी थी मानो सालों से उसे खोला नहीं गया हो। जिस वक्त अभिजीत ने शनाया के साथ मिलकर इस घर की थोड़ी बहुत सफाई की थी, उस वक्त उसने एक कोना देखा ही नहीं था और ना ही शनाया ने इसका कोई जिक्र किया था। अभिजीत ने जैसे ही अलमारी खोली, उसमें से एक छोटा सा चूहा कूद पड़ा, जिससे अभिजीत दो कदम पीछे हो गया। चूहा चूचू की आवाज करते हुए तेजी से फिर किसी कोने में भाग गया और अभिजीत ने अब आगे बढ़कर अलमारी में देखना चाहा। कुछ पुराने कपड़े थे जो काफी महंगे थे, लेकिन जाने क्यों वो ऐसी हालत में पड़े थे। शनाया उस फटी हुई जीन्स को पहन रही थी और मैले से दो टॉप, लेकिन इन कीमती कपड़ों को पास में रखकर भी उसने जाने क्यों नहीं पहना था। सोचते हुए अभिजीत ने हाथ से और सामान टटोलना चाहा तो एक साथ कुछ तस्वीरें नीचे गिर पड़ी और साथ ही एक फोटो फ्रेम। तस्वीरें देखते ही अभिजीत उन्हें गौर से देखते हुए बोला, मंजीत साहब मिल गए। मंजीत के हाथ में इस वक्त शनाया का मोबाइल था जो वो देख रहा था। अभिजीत की आवाज सुनकर उसने भी फौरन बिना देरी किए अभिजीत की ओर कदम बढ़ा दिए और सामने बिखरी तस्वीरों को देखते हुए बोला, कितनी होंगी? लगभग 8-9 हैं। अभिजीत बोला तो मंजीत मुस्कुराकर बोला, अब तो साबित होकर ही रहेगा। लेकिन अभिजीत की नजर जाने क्यों उस फ्रेम पर थी जो चटक चुका था। अभिजीत ने एक बैग में उन तस्वीरों को डालते हुए वो फ्रेम भी चुपके से डाल ली और मंजीत के साथ तेजी से बाहर निकल गया। यहाँ शनाया एक बार फिर बेहोशी में थी। उसे फिलहाल ज्यादातर सेडेटिव्स ही दिए जा रहे थे जिससे वो गहरी नींद में होती थी। अभिजीत और मंजीत जब लौटे तो शनाया को सोते पाकर उन दोनों ने ही उसे उठाने की कोशिश नहीं की। ये तो सो रही है, उठेगी भी देर से, तो अब क्या करें? मंजीत ने अभिजीत से पूछा तो अभिजीत कुछ सोचते हुए बोला, तो इसमें क्या है, हम ही आगे का धमाका कर देते हैं। और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान फैल गई। शाम की न्यूज में अभिजीत के न्यूज चैनल ने शनाया और संजीव चतुर्वेदी केस में नया खुलासा कर दिया था। जहां सुबह तक हर न्यूज चैनल में शनाया के लगाए आरोप और उनको बेबुनियाद बताकर खिल्ली उड़ाते संजीव चतुर्वेदी के बयान सुर्खियां बटोर रहे थे, वहीं अब अभिजीत के न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में शनाया और संजीव चतुर्वेदी की कुछ तस्वीरों को वायरल कर दिया था। देखने से साफ मालूम चल रहा था कि दोनों के बीच काफी नजदीकियां होंगी और ये नजदीकियां दोस्ती से कहीं ज्यादा दिखाई पड़ रही थी। इसी के साथ ही संजीव चतुर्वेदी के आखिरी दिन देर रात के मैसेज भी शनाया के मोबाइल चैट से मिले थे, जिससे साफ जाहिर था कि सालों बाद शनाया को किसी के साथ देखने के बाद संजीव चतुर्वेदी एक बार फिर से उससे मिलने का दबाव बनाने लगा था और अगले दिन ही सुबह सुबह शनाया का सुसाइड करने की कोशिश करना इस बात को पुख्ता कर रहा था कि शनाया ने जो भी आरोप संजीव चतुर्वेदी पर लगाए थे वो बेबुनियाद नहीं थे। बाकी सब शनाया और संजीव चतुर्वेदी के बयान पर टिका था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा खुलासा ये तो साबित कर गया था कि संजीव चतुर्वेदी का पिछला बयान जिसमें उन्होंने शनाया को पहचानने से इनकार किया था वो एक सफेद झूठ की तरह पेश हो चुका था। इस कवरेज के बाद अभिजीत के चैनल की एकाएक पहुंच बहुत बढ़ गई थी और लगातार इस केस से जुड़ी बातों को सबसे पहले जनता तक लाने के कारण भी उनका चैनल टॉप पर बना हुआ था। वहीं बाकी के न्यूज चैनल में भी हड़कंप मच चुका था। वो लोग शनाया के बयान के लिए हॉस्पिटल भागे आए, लेकिन शनाया के नींद में होने की वजह से कुछ को खाली हाथ लौटना पड़ गया तो कुछ वहीं बाहर अपना बसेरा डालकर बैठ गए, क्योंकि अब अगली कवरेज उन्हें अभिजीत के न्यूज चैनल से पहले लाने की जल्दी थी। बाकी कुछ रिपोर्टर्स संजीव चतुर्वेदी के घर को घेर चुके थे, जो काफी देर से सिक्योरिटी से उलझे हुए थे और संजीव चतुर्वेदी खुद भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक से इस तरह का खुलासा सीधे टेलीकास्ट हो जाएगा और आज उनकी हर पहुंच विफल हो चुकी थी। हर फोन कॉल खाली जा रहे थे। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया था कि अब एक भी न्यूज चैनल इससे पीछे हटने को तैयारी नहीं था। घर से बाहर ही नहीं निकला सुबह से। मंजीत ने अभिजीत की ओर देखते हुए कहा तो अभिजीत व्यंग से हंसते हुए बोला, हर कुत्ते का दिन आता है, उसका आज आ गया।
इस हिसाब से तेरा भी जल्दी आएगा। मनजीत अंदर से कुड़ गया और मन ही मन बोला, अभिजीत से किसी भी बात का सीधा जवाब मिलना असंभव था। अस्पताल की तरफ से शनाया के लिए लगातार बढ़ती भीड़ के कारण उन्हें पुलिस की मदद लेनी पड़ी। चूंकि मामला इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि पुलिस प्रशासन को भी तुरंत एक्शन में आना पड़ा और सबसे पहले शनाया की सिक्योरिटी का प्रबंध करना पड़ा। जनता तो संजीव चतुर्वेदी की गिरफ्तारी की भी मांग कर रही थी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई कंप्लेंट के बिना और पूरी तरह से आरोप सिद्ध न होने के कारण पुलिस इस मामले में ढीले कदम बढ़ा रही थी। हालांकि संजीव चतुर्वेदी भी छोटा मोटा नाम नहीं था, इसलिए वो भी अपने कदम फूंक फूंक कर रखने चाहता था। इधर जयपुर में विराट सिया के सामने बैठा परेशान सा दिखाई दे रहा था, लेकिन क्लिनिक में नहीं, एक कैफे में। अब विराट ने क्लिनिक का पता छोड़कर सिया के साथ एकांत में बैठना शुरू कर दिया था। आरोही का क्लिनिक अब भी लगातार बिजी चल रहा था, इसलिए न विराट को समय की बंदिश चाहिए थी और न ही आरोही और सिया इस केस में कोताही बरतना चाहती थी। सिया अपनी ड्यूटी बड़ी ही कुशलता से निभाते हुए विराट के सामने बैठे उसकी हर बात सुनती रही। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सिमरन से मिलने जाने से पहले ही बिहान की सगाई बीच में आ गई। विराट कुछ उदासी से बोला, विराट, तुम अपने दोस्त की सगाई के अगले दिन चले जाना। सिया ने कहा तो विराट बोला, कहीं मैं सिमरन के प्रति लापरवाह तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। अगर उसे तुम्हारी जरूरत होती तो वो तुम्हें बताती ही ना, और अब तक तो वो अपने घर भी नहीं बता सके। जाने क्या परिस्थिति होगी उसके घर की, जिस वजह से वो घबरा रही है। कहीं तुम्हारे जाने से परिस्थिति और खराब ना हो जाए। सिया ने उसे समझाया तो विराट बोला, इसी डर के कारण तो वो कुछ बोल नहीं पा रही, लेकिन तुम तो उसकी हालत जानती हो ना। ऐसे में ज्यादा समय उसके लिए ठीक नहीं है, और फिर अगर किसी और माध्यम से उसके घर पर मालूम चला तो जाने वो उसके साथ क्या करेंगे। और उससे भी बड़ी बात, उसे इस समय किसी के साथ की पूरे समय ख्याल रखने की जरूरत है, और वो इस तनाव से गुजर रही है। मुझे एक एक गुजरता दिन डरा देता है कि कहीं मेरी थोड़ी सी देर ज्यादा देर ना हो जाए। सिया एक टक उसकी बात सुनती रही। एकाएक उसकी आंखें भर आई और वो उससे बोली, तुम्हें उससे मिले बिना भी उसकी इतनी फिक्र है कि उसे इस वक्त किसी के साथ की जरूरत है? विराट, जिसने अब तक सिया की नम आंखों पर ध्यान नहीं दिया था, वो बोला, ये कैसा सवाल है? तुम तो खुद एक लड़की हो, मुझसे बेहतर तुम समझ सकती हो। ऐसी हालत में तुम भी तो अपने जीवन साथी का साथ चाहोगी ही ना। तो सोचो, उसके पास तो वो है ही नहीं जिसके बारे में उसने कभी सोचा था। सिया की आंखों में ठहरे आंसू बहकर उसके गाल पर आ गए। इस बार उसके आंसू ने विराट का ध्यान अपनी ओर खींचा और वो ये देखकर चौंक उठा। तुम रो रही हो? तुम बहुत अच्छे हो विराट। जाने कैसे सिया के मुंह से निकला। वो एक अलग ही भावना में बह रही थी। वह अपनी काउंसलिंग से निकलकर कब सिमरन के अस्तित्व में आ गई उसे खुद मालूम नहीं चला, और वो उसका दर्द महसूस करने लगी जो उससे भी ज्यादा विराट महसूस कर रहा था। अचानक से तुम्हें क्या हो गया? विराट उसके देखने और भावुक होने से थोड़ा असहज हो गया। उसे इस तरह के प्रत्युत्तर की आशा नहीं थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बोलते हुए सिया ने खुद को जल्दी से संभाल लिया और अपने आंसू साफ कर लिए। लेकिन विराट उसे देखता रह गया। वास्तव में उसे उसकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन वो कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। तुम फिक्र मत करो, पहले तुम तुम्हारे दोस्त की सगाई पर ध्यान दो, फिर बाद में सिमरन के पास चले जाना। वैसे भी तुम उसे कभी भी फोन तो कर ही सकते हो। सिया ने अब की बार एक मुस्कान के साथ कहा तो विराट भी राजी हो गया। बिहान की सगाई भी वो मिस नहीं करना चाहता था। और एक बात है, विराट ने कहा तो सिया मुस्कुराकर बोली, बोलो ना। ना जाने क्यों यह मुस्कान जो उसके होठों पर सजी जरूर थी, लेकिन थी दिल से। वो सगाई में बिहान ने मेरी होने वाली मंगेतर को भी बुलाया है, मतलब कि तुम्हें। जैसे ही विराट ने अटकते हुए अपनी बात पूरी की, सिया के होठों पर से मुस्कान गायब हो गई और वो आश्चर्य से विराट को देखने लगी।
दरअसल मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पापा ने खुद ही उससे कह दिया तो। विराट की बात बीच में काटते हुए सिया बोल पड़ी। नो! विराट उसकी ओर देखने लगा तो सिया बोली, तुम्हारे घर पर मिलना एक अलग बात थी विराट, और ये पार्टी अलग। जानते हो कितने बड़े लोग हैं वो? ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के रिश्तेदार हैं। उनकी कंपनीज का नाम ही पूरे शहर की शान है। ऐसे में मैं नहीं चाहती कि सब लोगों की नज़र में मैं तुम्हारे साथ दिखूं। मेरे पास कोई रास्ता होता तो मैं आपको बोलता ही क्यों। विहान तो खुद आपके घर कार्ड देने आने वाला था। विराट ने कहा तो सिया और भी हैरानी से बोली, मरवाओगे क्या? मेरी माँ मेरी जान ले लेंगी। तो फिर हम क्या करें? विराट ने पूछा तो सिया बोली, तुम कुछ बहाना बना दो ना। कह दो मैं बिजी हूँ। कहा था, लेकिन संडे होने के कारण। विराट बोलते बोलते रुक गया तो सिया बोली, मैं ये नहीं कर सकती। विराट उसे देखकर खामोश हो गया और कुछ देर के बाद बोला, काश सगाई में कुछ दिन होते तो मैं सिमरन से मिलकर उसे अपने साथ ही ले आता और तुम्हें भी ऐसे परेशान नहीं होना पड़ता। उसके बोलते ही सिया भी खामोश हो गई। बात चाहे वो सिया की करे या सिमरन की, है तो एक ही इंसान। सिया इनकार भी कर दे तो सिमरन को लाने पर भी तो उसे सिया ही मिलती। कैसे भी करके सिया इससे बाहर नहीं निकल सकती थी और उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, मुझे वेन्यू और टाइम बता देना, मैं खुद ही लेने आ जाऊंगा। विराट ने कहा तो सिया बोली, पहले ही तुम्हें देखकर माँ के सवाल बढ़ चुके हैं। अब अगर तुम मुझे पार्टी के लिए भी घर लेने आओगे तो मेरी माँ तो मुझे घर से निकाल देगी। अरे नहीं, ऐसा हुआ तो तुम कहाँ जाओगी? विराट चिंता में आ गया। अपने घर से निकाल कर तुम्हारे घर भेज देंगी डफर, मतलब शादी करके। सिया ने उसे घूरते हुए कहा तो विराट के पसीने छूट गए और वो बोला, ठीक है, तो चौराहे पर मिल जाना। जरूरी है साथ में जाना? सिया ने चिल्ला कर पूछा तो विराट बोला, वो हम अलग अलग जाएंगे तो सवाल ज्यादा पूछेंगे सब, और तुम मेरी मंगेतर बनकर जा रही हो तो। ठीक है, समझ गई मैं, मिल जाऊंगी तुम्हें चौराहे पर। अब खुश? सिया ने जैसे तैसे पीछा छुड़ाया, लेकिन विराट निश्चल मुस्कान के साथ बोला, हाँ, और थैंक यू, आप मेरी इतनी मदद कर रही हैं। तुम्हारी मदद करते करते किसी दिन मुझे खुद मदद की जरूरत ना पड़ जाए। सिया ने खुद में बुदबुदाया और विराट को देखकर मुस्कुराने लगी। तभी उसका मोबाइल बज पड़ा। स्क्रीन पर अभिजीत कॉलिंग लिखा आ रहा था। सिया भी अचानक से उसका कॉल देखकर चौंक गई और बोली, अभिजीत इस टाइम? कुछ कहा? सामने बैठे विराट ने उससे पूछा तो सिया का ध्यान उसकी ओर गया और वो मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तुम जाओ, मुझे भी थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं छोड़ देता हूँ। विराट ने पूछा तो सिया उससे बोली, सगाई आज है? नहीं, कल है। विराट ने जवाब दिया तो सिया बोली, बस, तो कल लेने आ जाना, आज मैं खुद से जा सकती हूँ। विराट उसको खड़ा देखकर उठते हुए बोला, कोई दिक्कत नहीं, कल आता हूँ। सिया ने हल्की सी हामी भरी। विराट के जाते ही उसने अपना मोबाइल देखा, जिसमें अब तक अभिजीत के 2 मिस कॉल आ चुके थे। सिया ने अगले ही पल उसका नंबर डायल कर दिया और पहली रिंग जाते ही अभिजीत ने फोन उठा लिया, जैसे उसे बेसब्री से इसी फोन का इंतजार था। आज हमें कैसे याद कर लिया अभिजीत बाबू? लगता है बहुत जरूरी काम आन पड़ा, वरना ऐसे तुम सीधे मुंह बात भी नहीं करते। सिया ने फोन उठाते ही अभिजीत की टांग खींचना शुरू कर दी, लेकिन उम्मीद के विपरीत सामने से अभिजीत की गंभीर आवाज सुनाई दी, ठीक कहा तुमने, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसकी आवाज और उसमें भरी गंभीरता भाप कर सिया की सारी मजाक मस्ती हवा में उड़ गई और वो गंभीरता से बोली, क्या बात है अभिजीत, सब ठीक है ना? तुमने न्यूज़ नहीं देखी? अभिजीत ने पूछा तो सिया सिर पर हाथ रखते हुए बोली, पिछले कुछ दिनों से तो मेरी खुद की जिंदगी इतनी तूफानी हो चुकी है कि हर दिन नई सनसनी मची हुई है। न्यूज़ देखने का मौका और समय दोनों ही नहीं मिला। लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हो, कोई खास बात? तुम्हें याद है मैंने कुछ समय पहले तुमसे एक लड़की के बारे में बात की थी? अभिजीत ने पूछा तो सिया याद करते हुए बोली, हाँ वही, अल्कोहल एडिक्शन वाली, डिप्रेशन में थी जो। वो लड़की शनाया है। अभिजीत ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा तो सिया ने तुरंत हैरानी से पूछा, कौन शनाया?
तुम सबसे पहले ट्रेंडिंग न्यूज़ देखो, मैं तुम्हें 5 मिनट में कॉल करता हूँ। अभिजीत ने उसकी बात का सीधे यही उत्तर देते हुए कहा तो सिया बोली, अरे लेकिन। पर इतने में अभिजीत ने सामने से फोन काट दिया। अजीब पागल है ये भी, सिया ने अपने फोन को खोलते हुए कहा और फिर उसके कहे अनुसार शनाया नाम से लेटेस्ट न्यूज़ सर्च की। हर न्यूज़ साइट की हेडलाइंस शनाया और संजीव चतुर्वेदी के बारे में ही थी, जिसमें शनाया अस्पताल में भर्ती थी और उसके सुसाइड अटेम्प्ट के लिए उसने संजीव चतुर्वेदी को दोषी ठहराया था। पूरी खबर पढ़ते पढ़ते ही सिया के जैसे होश ही उड़ गए और ठीक 5 मिनट के बाद अभिजीत का उसे दोबारा फोन आ गया। लेकिन इस बार सिया ने पहले ही पहल में कॉल उठा लिया था और बिना अभिजीत को मौका दिए बोलने लगी, तुम इस मॉडल शनाया के बारे में बात कर रहे थे उससे? जो तुमने सब पूछा था वो इसके लिए था? हाँ। अभिजीत ने जैसे ही जवाब दिया तो सिया जोर से बोली, शिट, मतलब मैं सही थी। उसकी मेंटल कंडीशन बाकी बहुत खराब है और अल्कोहल एडिक्शन उसे भारी पड़ चुका है। बात अगर सुसाइड तक आ चुकी है तो ये ऐसा दोबारा भी कर सकती है। नहीं करेगी, अभिजीत ने दृढ़ता से कहा तो सिया ने हैरानी से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो? जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा तब तक वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। अभिजीत ने कहा तो सिया कुछ सोचते हुए बोली, यू मीन संजीव चतुर्वेदी? हाँ। अभिजीत ने कहा तो सिया बिफर पड़ी, यू आर रिडिकुलस। अरे अपनी खबर के चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद करोगी क्या? संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ बयान देकर और उसे सजा दिलवाकर भी उसे क्या मिलेगा? उसकी जिंदगी नर्क तो पहले ही हो चुकी है। उसकी सजा के बाद वो फिर से खुद को खत्म करने की कोशिश कर लेगी या फिर खुद संजीव चतुर्वेदी ही अपना नाम बचाने के लिए उसे अपने रास्ते से हटा देगा। अपनी ब्रेकिंग न्यूज बनाने के चक्कर में कहीं तुम्हारी अगली ब्रेकिंग न्यूज यही ना बन जाए। सिया का गुस्सा देखकर अभिजीत बोला, ठंडा पानी पी लो। जस्ट शट अप। तुमसे ज्यादा सेल्फिश इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, देखोगी भी नहीं। अभिजीत ने कहा तो सिया झल्लाकर बोली, पर तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो तुमने अभी सोचा है वो मैं बहुत पहले ही सोच चुका हूँ और अब अगला पिछला सोचकर ही तुम्हें फोन किया है, तुमसे मदद लेने के लिए। अभिजीत ने इस बार थोड़ी नरमी से कहा तो सिया खुद को संयमित करते हुए बोली, इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? बदले में काफी देर अभिजीत उससे कुछ बोलता रहा और सिया बदलते हुए हाव भाव के साथ उसे सुनती रही। जब अभिजीत ने अपनी बात पूरी कर ली तो सिया एकदम से बोली, ये मुमकिन नहीं है अभिजीत। तुम समझ रहे हो ना कि ये कितना बड़ा रिस्क होगा, खासकर जब शनाया पूरी तरह से सुर्खियों में छाई हुई है। इसलिए तुम पर विश्वास किया है। अभिजीत ने कहा, मैं खुद एक ऐसे ही केस में उलझी हुई हूँ अभिजीत, ऐसे में जो तुम सोच रहे हो। सिया उलझन में थी, लेकिन अभिजीत ने कहा, मैं हर पल साथ में रहूंगा, बस तुम मान जाओ। सिया कुछ कहती उससे पहले ही अभिजीत बोला, मेरे पास इस वक्त दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सिया, होता तो शायद मैं तुम्हें इतना नहीं मनाता। वाह, मदद मांगने का कौन सा तरीका है ये? सिया मन ही मन कुड़ गई तो अभिजीत ने उसे खामोश पाकर पूछा, बोलो, मुझे 1-2 दिन का समय दो, मैं सोचकर बताती हूँ। सिया ने कहा तो अभिजीत ने भी कहा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने मुझे प्रपोज कर दिया हो और जवाब का इंतजार कर रहे हो। सिया ने उसकी बात सुनकर कहा तो अभिजीत ऐंठते हुए बोला, मेरे अब भी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि तुम्हें प्रपोज करूं। तुम्हारी ये अक्ल। सिया ने कहा तो अभिजीत बोला, अच्छे से सोचकर फैसला लेना, मैं तुम्हारे अगले फोन का इंतजार करूंगा। सिया ने भी हाँ में भर दी और फोन रखते हुए एक बार फिर वो गंभीर सोच में डूब गई। अगले दिन सिया खूबसूरत सा सूट पहनकर तैयार हो रही थी। सरिता जी उसके आगे पीछे घूमते हुए बोली, ये तेरी कौन सी सहेली है जिसे मैं नहीं जानती? है माँ, क्लिनिक में बनी है। सिया अपने बालों में ब्रश करते हुए बोली, तेरे साथ की लगभग सभी लड़कियों की शादी हो गई है ना? सरिता जी उसे ताना कसते हुए बोली तो सिया के हाथ एक पल के लिए रुक गए और वो बोली, माँ तुम कितनी बार ये बोलोगी, और वैसे भी आज सिर्फ सगाई है तो शादी भी तो होगी। सरिता जी ने जोर देते हुए कहा तो सिया ने सिर हिलाया कि मानो इनका कुछ नहीं हो सकता।
अब उसके माँ बाप ने कुछ तो पुण्य किए होंगे जो बैठे बैठे लड़की का घर बसते देख पा रहे हैं। जल्दी ही नाते पोते भी खेलेंगे गोद में, और एक मैं हूँ। सरिता जी ने फिर से अपना ब्रह्मास्त्र फेंका। तो सिया मुस्कुराकर बोली, माँ कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं हूँ। सरिता जी हैरानी से बोली, झांसे में? अरे माँ हूं मैं तेरी। सिया मुस्कुराकर बोली, हाँ तो मैंने कब कहा पड़ोसी की हूँ। सरिता जी हल्के गुस्से में बोली, अपनी ही बेटी को कोई झांसे में लेता है? मैं तो बस तेरा घर बसते देखना चाहती हूँ, लेकिन तू है कि। तभी सिया का फोन बज उठा और स्क्रीन पर विराट का नाम देखकर वो बोली, अच्छा माँ, तुम्हारी बाकी की डांट मैं लौट कर सुनूंगी, अभी निकलती हूँ। कोई आ रहा है क्या? सरिता जी ने अपनी भौहें उठाकर सिया के मोबाइल में झांकते हुए पूछा। तो सिया ने झट से अपना मोबाइल पीछे करते हुए कहा, माँ थोड़ा तो अपनी उम्र की तरह बिहेव किया करो। तो मैंने क्या किया, पूछ ही तो रही हूँ। सरिता जी ने कहा। तो सिया उन्हें घूरते हुए बोली, आपका सच में कुछ नहीं हो सकता, और तेजी से वहां से निकल गई। सरिता जी का दिमाग ठनका और वो धीमे कदमों से सिया के पीछे पीछे जाने लगी। सिया के पीछे जब वो भी बाहर निकलने लगी तो सिया के पिता सरिता जी से बोले, अब ये क्या नया शुरू कर दिया है तुमने? लड़की के पीछे पार्टी तक भी जाओगी क्या? आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता। बोलते हुए उन्होंने आंखें दिखाई और चुपचाप सिया के पीछे हो ली। वो सिया से काफी फासले पर थी, लेकिन इतना जरूर था कि वो सिया को देख सकती थी। पर चौराहे पर खड़ी एक गाड़ी को देखकर उनकी आंखें चौकन्नी हो गई। स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी उस कार के शीशे में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था। वो तेजी से छुपते हुए दूसरी ओर से आगे बढ़ी तो कार में विराट को देखकर एक बार फिर उनके कदम धीमे पड़ गए और वो हैरानी से वहीं जड़ हो गई। उन्होंने बस फटी आंखों से सामने जो हो रहा था उसे देखा और वो बस गिरने को ही हो गई। विराट कार से बाहर निकला और दूसरी ओर का गेट खोलकर मुस्कुराते हुए सिया को देखने लगा। वहीं सिया भी बिना कुछ बोले कार की पैसेंजर सीट पर जा बैठी और उसके बैठते ही विराट ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और तेजी से गाड़ी लेकर निकल गया। अपना सर पकड़े जब सरिता जी घर के अंदर आई तो सिया के पापा उन्हें देखते हुए बोले, कहा था मैंने लड़की के पीछे रात में मत जाओ, मार दिया होगा किसी गाय भैंस ने सींग। मेरा बीबी, सरिता जी हाँफते हुए बोली तो सिया के पापा भी घबरा गए और बोले, ऐसा क्या देख लिया जो बीबी अचानक से बढ़ गया तुम्हारा? आपका दामाद। सरिता जी ने जैसे ही कहा तो सिया के पापा कैलाश जी के भी कान सुन पड़ गए और वो एकटक सरिता जी को देखने लगे। देख क्या रहे हो, पानी लाओ। सरिता जी उन्हें बैठे देखकर बिफर गई तो वो बोले, लेकिन अभी दामाद घर में आया कहाँ? अरे मेरे लिए पानी लाओ, मैं जिंदा रही तो दामाद भी आ जाएगा घर में, फिर पिलाना उसे पानी। सरिता जी चिढ़ते हुए बोली, सिया घर जमाई लाने वाली है क्या? कैलाश जी ने चौंकते हुए पूछा तो सरिता जी ने उन्हें घूरा और उठते हुए बोली, मैं खुद ही पानी ले लेती हूँ। उनका लहजा देखकर कैलाश जी बोले, तुम बैठो, लाता हूँ मैं। वहीं सरिता जी के दिमाग में अब बहुत कुछ चलने लगा था। सगाई में जैसे ही विराट सिया के साथ पहुंचा वेदांत उन्हें गेट पर ही मिल गया। अरे वाह, आज की पार्टी में चौकीदार की जगह तुम्हें रखा गया है, सिया ने उसे देखते हुए कहा तो वेदांत मुस्कुराकर बोला, अपने भैया और भाभी के लिए मैं चौकीदार तो क्या, टेंट वाला, केटर्स, फोटोग्राफर सब बन सकता हूँ, बस आप लोग शादी के लिए हाँ तो करो। सिया ने उसे घूरा तो विराट वेदांत से बोला, तुम थोड़ा कम बकवास किया करो। ठीक है फिर, अंदर शरीफों की तरह सब कुछ सच ही बोलूंगा, वेदांत ने बड़ी मासूमियत से कहा तो विराट और सिया दोनों ने उसे घूरा। वाह, चिट भी आपकी और पट भी आपकी, ऐसा थोड़ी ना होता है, वेदांत ने कहा तो सिया बोली, मुझे अगर एक खून माफ होता तो मैं जरूर तुम्हारा ही करती और मैं भी आपके लिए खुशी खुशी कुर्बान हो जाता। भाभी, सिया कुर्ते हुए अंदर की ओर बढ़ी और विराट वेदांत को आंखों से वार्न करते हुए उसके पीछे। वेदांत दोनों के पीछे मुस्कुरा कर चल रहा था। बड़ी ही आलीशान सी पार्टी थी। विहान और रिधिमा स्टेज पर मौजूद थे और सभी तरफ गेस्ट थे। सिया सब तरफ देखते हुए बोली, ये लोग बिल्कुल तुम्हारी टक्कर के हैं। विराट ने उसे देखा तो वो बोली, आई मीन पहली बार तुम्हारे घर आने में भी मुझे यही वाली फीलिंग आई थी। ऐसा कुछ नहीं है,
विहान ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी का भांजा है, जिनका नाम इस सदी में हमेशा ही रहेगा। कोई कितना भी कामयाब क्यों ना हो जाए, लेकिन उनका नाम नहीं मिटा सकता। विराट ने कहा तो सिया बोली, नाम है या अंबुजा सीमेंट की दीवार। विराट ने उसे फिर देखा तो सिया बोली, सॉरी बैड जॉक, एक दिन मैं भी उनके जैसा नाम बनाना चाहूंगा। विराट खोया हुआ सा बोला तो सिया ने उसे चौंक कर देखा और बोली, ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जैसा? हाँ, जो मेरे मरने के बाद भी ना मिटे। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर सिया सोच में पड़ गई। अरे विराट बेटा! एक अधेड़ उम्र के रौबदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति उसकी ओर चले आए और मुस्कुराकर बोले, इतने लंबे समय बाद। विराट ने मुस्कुराकर उनके पैर छूने चाहे तो उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, विहान और तुम दोनों एक जैसे ही हो मेरे लिए तो। बोलते हुए उन्होंने एक नजर सिया पर डाली तो विराट बोला, ये मेरी मंगेतर है अंकल जी। पीछे से वेदांत ने उसकी बात को पूरा किया, जो कहीं न कहीं उसकी जुबान पर आकर अटक रही थी। बड़ी प्यारी बच्ची है। बोलते हुए उन्होंने सिया के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोले, चलो इसी बहाने बहू से मिलना तो हुआ। ये विजेंद्र अंकल हैं, विहान के पापा। विराट ने सिया से कहा तो सिया ने मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्ते कहा और बोली, अंकल को कौन नहीं जानता। अक्सर अखबार में ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह कंपनी का नाम छाया रहता है। वो मुस्कुराकर बोले, सब भाई साहब का है, हम तो केवल संभाल रहे हैं। इतनी बड़ी बात है कि आपका ना होकर भी आपने इसे पूरी शिद्दत से संभाला था। बोलते हुए एक अन्य उनके हम उम्र व्यक्ति उनके पास आ खड़े हुए। अरे रंजीत अब आया है। विजेंद्र जी उन्हें देखकर चौंके और दोनों ही बड़ी मुस्कुराकर बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले। सिया दोनों को बड़े गौर से देख रही थी। विजेंद्र जी बोले, इनसे मिलो बच्चों, ये रंजीत हैं, बरसों से मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा भाई और मेरा सबसे वफादार एम्प्लॉय। विराट ने मुस्कुराकर उनसे हाथ मिला लिया, लेकिन सिया एकटक उनकी ओर देख रही थी। उसे ऐसे देखते पाकर विराट ने उसे हिलाया और विजेंद्र जी बोले, ऐसे क्या देख रही हो बेटी? पता नहीं अंकल, ऐसा लगा जैसे मैंने उन्हें पहले भी कहीं देखा है। सिया कुछ सोचते हुए बोली तो रंजीत जी मुस्कुराकर बोले, इसी शहर के रहने वाले हैं तो मुमकिन है देखा ही होगा कहीं ना कहीं। वैसे नहीं, याद नहीं आ रहा, लेकिन सिया उलझी हुई थी तो विराट बोला, तुम आराम से याद करती रहना, अंकल भी पार्टी में ही है। अभी हम विहान से मिल लें। बिल्कुल बिल्कुल, जाओ, कब से तुम्हारी राह देख रहा था विहान। बोलते हुए विजेंद्र जी ने भी उन्हें विहान और रिदमा की ओर इशारा किया। विराट सिया के साथ स्टेज पर आया तो विहान उसे देखकर मुस्कुरा उठा और रिधिमा को बोला, देखो कौन आया है हमसे मिलने। विराट। रिधिमा की आंखों में भी उसे देखकर चमक आ गई। वो झट से विराट के गले लगते हुए बोली, कहाँ चले गए थे तुम? एक बार भी नहीं मिले मुझसे। जानते हो तुम दोनों के इस झगड़े में मैंने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को कितना मिस किया। विराट के रिधिमा के गले लगने से यहाँ कुछ भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ। सिया जो मात्र विराट के साथ दिखावे के लिए यहाँ आई थी, उसकी आंखें हैरानी से रिधिमा और विराट को साथ देखकर फैल गई और कुछ ही पलों में उसमें नाराजगी साफ साफ दिखाई देने लगी। सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। बोलते हुए विराट ने भी उसे गले से लगा लिया और सिया लगातार उसे देख रही थी, जिस पर वेदांत उसके कान में बोला, भाई इतने कंफर्टेबल तो पहले किसी के साथ नहीं दिखे ना। ना, सिया गुस्से में बोली। हालांकि उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि वेदांत आग में घी डाल रहा है। आपसे कभी इस तरह गले मिले हैं? वेदांत ने फिर फुसफुसाकर पूछा तो सिया गुस्से में बोली, मेरे तो हाथ पकड़ते ही उसे कीड़े चिपक जाते हैं। गलती से छू भी ले तो इतनी तेजी से भागता है जैसे ना जाने कौन सा पहाड़ टूट पड़ा हो। सो सैड, वेदांत ने मुस्कुराकर कहा और उससे दूर हो गया। इतने में विहान की नजर सिया के गुस्से भरे चेहरे पर पड़ी तो उसने वेदांत की ओर देखा और वेदांत मुस्कुराकर बोला, यही तो है सिया भाभी। ओह, विहान ने मुस्कुराकर उसे कहा, वेलकम। उतने में विराट भी रिधिमा से दूर होकर सिया के पास आकर बोला, ये विहान है मेरा दोस्त और ये रिधिमा। देख चुकी हूँ। सिया को टोन उसे थोड़ा अजीब लगा तो विहान बोला, हम सब कॉलेज के पुराने दोस्त हैं।
दिख रहा है। बोलते हुए सिया ने फिर विराट और रिधिमा को घूरा तो रिधिमा प्यार से मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है विराट। छुपे रुस्तम निकले तुम तो। विराट चीख गया लेकिन सिया ने तुरंत उसकी बाह में हाथ डालकर मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। रिधिमा ने कहा तो सिया मन ही मन कुड़कर बोली, काश मैं भी यही बोल सकती, लेकिन वो बस मुस्कुरा दी। फोटो खिंचवा कर जैसे ही विराट और सिया स्टेज से नीचे आए वैसे ही रिधिमा बिहान से बोली, ये लड़की थोड़ी अजीब नहीं लगी तुम्हें? अजीब नहीं, जेलस है बस, यूं कहो बड़ी ही पॉजिटिव है। विहान अब भी सिया को विराट के साथ चिपके देखकर बोला तो वेदांत उल्टे पैर उनके पास आकर बोला, बिल्कुल सही पहचाना बड़े भाई, लेकिन ये तो बताइए कि आखिर जोड़ी है कैसी? एकदम बवाल। विहान बोलते हुए हंसा तो रिधिमा बोली, जाने विराट का क्या होगा, अब तो वही होगा जो मंजूर सिया होगा। वेदांत ने मुस्कुराकर कहा और तीनों जोर से हंस पड़े। वेदांत दूर से उन दोनों को देखकर मुस्कुराकर बोला, मेरे भाई को बस आप ही संभाल सकती हैं, इसलिए आप तो चाहे दुनिया पलट जाए, बनेगी तो यही मेरे ब्रदर की दुल्हन। इधर सिया विराट के साथ साथ जरूर चल रही थी, लेकिन तानों में बात कर रही थी। बड़ी अच्छी दोस्त है तुम्हारी। हाँ, मतलब कॉलेज में सिर्फ रिधिमा और विहान ही मेरे दोस्त थे, ज्यादा क्लोज कौन था? उसने घूरते हुए पूछा तो विराट बोला, दोनों ही। लगा तो नहीं? सिया के ताने जारी थे जैसे वो उसकी असल में मंगेतर हो। क्या लगा और क्या नहीं लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विराट उलझा सा उसे देखने लगा तो सिया उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, रहने दो। और वो आगे बढ़ गई। विराट उसे जाते देखकर बोला, इसे अचानक से क्या हो गया? जलन। वेदांत उसके पास खड़ा एक ड्रिंक पीते हुए बोला, जलन? विराट उसकी बात सुनकर चौंक गया। आपको एक फ्री की एडवाइस दूं भाई? वेदांत सामने सिया की ओर देखते हुए विराट से बोला, बोलो। विराट ने वेदांत की ओर देखते हुए पूछा तो वेदांत बोला, कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड या मंगेतर के सामने दूसरी लड़की को गले नहीं लगाना, वरना इसी तरह के विस्फोट होते रहेंगे। व्हाट? विराट चौंक गया और सिया को देखने लगा जिसका मुंह अब भी चढ़ा हुआ था। यस, वेदांत मुस्कुरा गया। विराट आगे बढ़ता उससे पहले वेदांत बोला, पूरा ज्ञान तो ले लो। विराट ने पीछे मुड़कर देखा तो वेदांत बोला, और अगर भविष्य में वो बीवी बन जाए तो ऐसे हादसे का खास ख्याल रखना, क्योंकि ये छोटे मोटे विस्फोट बाद में ज्वालामुखी बनकर फूटते हैं। बकवास बंद करो। विराट उस पर झुलाया और सिया की ओर बढ़ गया। वहीं वेदांत मुस्कुराकर अपना मोबाइल निकालते हुए एक नंबर लगाने लगा और सिया और विराट को देखते हुए मोबाइल कान पर लगाकर बोला, हेलो डैड, इट्स अर्जेंट। उसके चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। आगे क्या होगा? वेदांत आगे क्या कांड करने वाला है? क्या विराट और सिया अनजाने में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं? क्या सिया विराट को सब बता देगी? क्या होगा जब विराट के सामने सिया का सच आएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।